भारतीय जनता पार्टी अब की बार केंद्र में मेजोरिटी में नहीं आ रही है जी। ये समझ लो कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, 150 पार भी नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी। इसने भी आरक्षण के तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसकी आंखें भी निकाल लेंगे, और बुरी नीयत से अगर संविधान को छूने की भी कोशिश की तो उसके हाथ भी उखाड़ देंगे। लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और काफी दिग्गज मैदान के अंदर उतर चुके हैं। आजाद समाज पार्टी से जितेंद्र जी बोयत आज हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले राजनीतिक रूपरेखा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका थोड़ा परिचय बताइए। मैं जितेंद्र बोयत अजमेर लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी काशीराम से प्रत्याशी हूं, और चुनाव में पूरे दमखम के साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी 8वीं विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हैं, और निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी काशीराम की जीत होगी। जी सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली कि पहले आपने कांग्रेस के अंदर भी बहुत अच्छी सेवा दी है, क्या कारण है कि आपने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है इस बार, और चुनाव फाइट करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इस बार? सही सवाल किया आपने। वैसे मैंने मेरे जीवन के 22-23 साल कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दी थी। पार्टी और संगठन दोनों को सींचा, लंबे समय से खूब मेहनत की, लेकिन जब भी पार्टी सत्ता से बाहर होती थी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से लोहा लेते थे और संघर्ष करते थे। यहाँ तक कि कितनी बार हम लोगों को आंदोलनों का रास्ता अपनाना पड़ा, हम लोगों को कितनी यातनाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर होती थी तब तो हमें गले लगाती थी, और जैसे ही पावर में आई, सरकार में आई, हम लोगों को दरकिनार कर हम लोगों से जातीय भेदभाव अपनाया गया था इस क्षेत्र में, कम से कम केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए इन कार्यों से आहत होकर, इनकी नीतियों से आहत होकर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और जब संघर्ष ही करना है तो फिर भाई चंद्रशेखर के साथ हमने थामा, और भाई चंद्रशेखर के साथ अब काम करेंगे। और संविधान को भी बचाना है। देश में जिस प्रकार के हालात है आप सब जानते हो, सोशल मीडिया पे रोजाना भारतीय जनता पार्टी के संसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं सदस्य, उनका बयान आ रहा है 400 पार, संविधान समाप्त। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पूरी तरह स्पष्ट है कि वो आरक्षण के विरोध में काम कर रही है, और आरक्षण समाप्त होगा तो इस देश में दबा कुचला पिछड़ा आदिवासी और ओबीसी केयर, SC ST केयर, ये लोग आरक्षण के तहत आज पूरी तरह संभल नहीं पाए हैं, पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया ये वर्ग। और आरक्षण में अब भी कितने ही सुधार होने थे, लेकिन इस तरह के सुधार ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया, न भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए आरक्षण के साथ अगर छेड़खानी की जाएगी तो यहाँ देश का दबा कुचला पिछड़ा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम भाई चंद्रशेखर के साथ हैं, और जिसने भी आरक्षण के तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसकी आंखें भी निकाल लेंगे, और बुरी नीयत से अगर संविधान को छूने की भी कोशिश की तो उसके हाथ भी उखाड़ देंगे। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा की एक ये गंभीर नीति है कि आरक्षण के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा। अगर आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ होता है तो लोगों पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी अब की बार केंद्र में मेजोरिटी में नहीं आ रही है जी। ये समझ लो कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, 150 पार भी नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी। 545 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन अब की बार 10 साल हो गए इनको, 10 सालों से ये देश में झूठ ही बोल रहे थे। किसी भी राज्य में जाओ, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति के आधार पर इस तरह का आडंबर फैलाकर लोगों को गुमराह कर ये लोग सत्ता पर काबिज रहे। काम के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश विकसित हो, या देश का जो पढ़ा लिखा युवा है उसको रोजगार भी नहीं मिला। बहुत सारी नीतियां इनकी ऐसी है जिससे समाज बद से बदतर समय में जा रहा है, और देश विकसित नहीं हो रहा है, देश के हालात खराब है। देख लो आप, 80 करोड़ लोगों को, 125 करोड़ आबादी है इस देश की, 80 करोड़ लोगों को अगर ये मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो देश विकसित कहाँ हुआ? देश के क्या हालात बना दिए इन्होंने। अगर ये वापस सुनकर जाती है तो फिर हालात क्या होने, ये देख लो आप। जब 80 करोड़ हाल ही में 10 साल इंडिया सरकार में रह गए, फिर उसके बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो देश को कहाँ पहुंचा दिया।
तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी की भी नीतियां गलत रही, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई। इसलिए तीसरा विकल्प आज देश के पढ़े लिखे युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के दबे कुचले पिछड़े वर्गों के लिए, आज देश में जिस प्रकार के हालात आप देख रहे हो, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति दबे कुचले पिछड़े लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बहन बेटी के नाम से ये नारा तो लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इन्हीं की सरकारों के राज्यों में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। मनीषा वाल्मीकि, आपने सुना होगा, पूरे देश में क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माहौल क्रिएट हुआ बना था कि भाई देखो मनीषा वाल्मीकि के साथ एक बहुवाली जाति के लोग, इतने लोगों ने बलात्कार कर कर उसे फिर सरकार के लोग जला देते हैं, इसमें पुलिस भी शामिल होती है, सरकार के मुखिया भी शामिल होते हैं, और उन लोगों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई न कर कर और उल्टा जो लोग उस परिवार की मदद करना चाहते थे, जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उनको रोका गया। यहाँ तक कि हमारे सामाजिक संगठन थे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के, उन संगठनों को रोका गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। तो ऐसे में देश में हालात ठीक नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हम सब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं बधाई देता हूं। अभी कल ही 19 अप्रैल को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का चुनाव खत्म हुआ और भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारी मतों से जीत रहे हैं। भाई को मैं अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देश में आप जैसे नेताओं की आवश्यकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप पत्रकारों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप पूरी स्वतंत्रता के साथ आज देश के जो हालात है वो सारे जनता और क्षेत्र के लोगों में प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए आपका भी आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, उनका लगातार हाथ दलित समाज को आगे बढ़ाना शुरू से ही रहा है। राजनीतिक मुद्दों के विषय के अंदर अगर हम चर्चा करें तो राजनीतिक मुद्दों के मद्देनजर अगर आजाद समाज पार्टी से लोकसभा की जो सीट जिसमें आप दावेदार के रूप में खड़े अगर आती है, तो आपकी पार्टी के द्वारा लोगों के हित में क्या कार्य किए जाएंगे? बिल्कुल सही सवाल है आपका। हमारी पार्टी पारदर्शी तरीके से हम लोग काम करते हैं और नई पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने लेकिन बहुत कम समय में, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत कम समय में भारत में इतना बड़ा संगठन और पार्टी खड़ी की है और हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी अच्छे परसेंट से तमाम राज्यों में वोट परसेंट हमारे अच्छे थे और बहुत बड़ा रूप लेने वाली है ये पार्टी। और जैसे अगर मैं चुनाव जीतता हूँ इस लोकसभा क्षेत्र से तो पारदर्शी सरकार होगी, बिना भ्रष्टाचार के यहाँ के विभागों में काम होगा और जिस प्रकार की जो यातनाएं गरीब तबके को, किसान वर्ग को, दबे कुचले पिछड़े लोगों को दी जा रही है, इस तरह के घटनाक्रमों पर रोक लगेगी और पारदर्शी नेतृत्व इस लोकसभा क्षेत्र में हम देने को तैयार हैं। पार्टी की तरफ से आप जो लोगों के पास जा जाकर जो जनसंपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में, भाजपा के राज के अंदर लोगों के लिए क्या विकास कार्य हुए और लोगों की क्या समस्या थी जिनका समाधान आज दिनांक तक नहीं हुआ, पार्टी की तरफ से उन लोगों के लिए क्या आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल, हम लोकसभा क्षेत्र के तमाम शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम जा रहे हैं। हमने पूछा भी है कि भाई 73-74 साल से आपने भाजपा और कांग्रेस के लोगों को वोट दिया जी, चुनते तो इन्हें आए हैं, राजस्थान में तो ये हालात रहे हैं जी, लेकिन एक भी व्यक्ति दोनों पार्टियों के कार्यों से संतुष्ट नहीं है जी। आज किसी से पूछ लो, भाजपा की अगर बात करें तो संतुष्ट नहीं है, फिर भी इनको वोट मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम का जो मामला गड़बड़ाया है इस देश में, तो ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। नहीं तो आज बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराए जाए तो ये चुनाव नहीं जीतते हैं, ये मेरा वादा है, मेरा दावा है, ये चुनाव किसी भी सूरत में नहीं जीत पाते हैं। ये ईवीएम की गड़बड़ी से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की भी कोई नीतियां नहीं रही, जातिवादी मानसिकता कांग्रेस में भी रही है, इसीलिए हम दोनों पार्टियों के खिलाफ, इसीलिए मैंने भी कांग्रेस में लंबे समय से काम किया था, इसलिए कांग्रेस छोड़कर आज मैंने जब संघर्ष ही करना है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो आज एक गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से उठकर आज देश के दबे कुचले लाखों करोड़ों
बेरोजगार युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाने में लगा है, तो भाई के साथ हम इसलिए लगे हैं। भ्रष्टाचार के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हर डिपार्टमेंट के अंदर हर जगह भ्रष्टाचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? अजमेर जिला राजस्थान में, जी अजमेर जिला और आज हाल ही में केकड़ी भी जिला बन चुका है, ये पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। चाहे भाजपा की सरकारें रही हो, चाहे केंद्र की सरकारें रही हो, किसी भी विभाग में बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता। अगर मैं केकड़ी से निवास करता हूँ, केकड़ी में मैं नगर परिषद की बात कर लूँ, और भी विभाग है, तहसील हो, कोई सा दफ्तर हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक, हर वर्ग जाति का नागरिक ये जानता है, समझता है कि किसी भी विभाग में बिना रिश्वत के कहीं भी काम नहीं हुआ है। ना तो कांग्रेस के राज में हुआ, न भाजपा के राज में हुआ। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है और भ्रष्टाचार को इस इलाके से, इस क्षेत्र से, इस जिले से उखाड़ फेंके। किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने का आप पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे? देखो, भ्रष्टाचार तो तभी समाप्त होगा, तभी खत्म होगा जब पब्लिक दोनों पार्टियों को छोड़कर तीसरी पार्टी जो आज भाई चंद्रशेखर आजाद में सब लोग अपना नेतृत्व तो देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। आज चाहे बड़े से बड़े नेता, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, भाई चंद्रशेखर के मुकाबले नहीं है। सबको विरासत में राजनीति मिली है। भाई चंद्रशेखर ने जमीन से उठकर आज दबे कुचले पिछड़े लोगों का इतना बड़ा समूह संगठन पूरे देश में, देश के तमाम राज्यों में खड़ा किया है। तो भाई आने वाले समय का मुस्तकबिल होगा, यहाँ का देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। अगर सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको सरकारी योजना से फायदा नहीं मिल पा रहा, आप कैसे उन्हें लाभान्वित करवाने की कोशिश करेंगे? देखो जी, नीतियां तो हमेशा, अभी 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है जी। आज लोग जो वास्तविक बीपीएल श्रेणी में आते हैं जी, जो वास्तविक है, जो खाद्य सुरक्षा योजना में आते हैं, उन लोगों को कभी लाभ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही पावर में आई तो अपने जो कार्यकर्ता है, जो धन बल से मजबूत है जी, उन लोगों के नाम जुड़वाकर उन्हीं लोगों को वो मुफ्त की योजनाओं से अनाज दिया जा रहा है। बाकी गरीब आदमी को अनाज नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ा गया है। भेदभाव इस कदर फैला है कि जातिवादी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता भी काम कर रहे हैं जी। तो भ्रष्टाचार चरम पर है सर। किसानों की भी काफी सारी समस्या है जिससे कि सरकार की योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? किसानों ने भी अभी थोड़ी काफी समय पहले आवाज उठाई थी, भाजपा के खिलाफ अनशन किया था, नारेबाजी किया था, लेकिन उस क्षेत्र में भी भाजपा का रुझान ऐसा है कि मानो एक नई पार्टी वहां पे आके एक तरीके से खड़ी हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप किसानों के विषय में? क्या कहना चाहेंगे आप किसानों के विषय में? किसानों को किसी प्रकार का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो नहीं मिला। 2014 से लेकर आज 2024 में तीसरा चुनाव है ये। 10 साल ये लगातार सरकार में रहे और इतने बड़े आंदोलन किसानों ने कभी नहीं किए इससे पहले जी। आपने देखा होगा कम से कम साल 1.5 साल तक तो उनका आंदोलन चला जी। 700 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हो गए जी। ना तो उन शहीदों के परिवारों को संभालने के लिए या उन लोगों की आर्थिक मदद के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के आला नेता या प्रधानमंत्री या उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस राज्य के मुख्यमंत्री या आला नेता किसी भी रूप में किसी भी परिवार को कोई सहायता नहीं दी और ना उनकी मांगे मानी। आज चुनाव से ऐन वक्त वापस किसानों के कानून जो लाए थे जी। तो वो वापस आज लिए क्योंकि चुनाव का डर है। चुनाव का डर सता रहा है कि भाई चुनाव में हार होगी। हार तो निश्चित है जी। लेकिन किसानों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इतने बड़े आंदोलनों में जी। इतने बड़े आंदोलन हुए, किसानों की किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। आपने देखा होगा सड़कों पर कीले बिछा दिए गए जी। लाठियां चलाई गई, गोलियां बरसाई गई, किसानों को कितना प्रताड़ित किया गया। मतलब इस देश में अब लोकतंत्र तो समाप्त होने की कगार पर अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में रहती है तो, क्योंकि आंदोलन का भी अब तो रास्ता बंद हो चुका है। अब तो सरकारी मशीनरी का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, पुलिस से गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कराकर लोगों को मरवाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में इस तरह चूर हो गई है कि गरीब आदमी हो चाहे आम आदमी हो, चाहे सत्ता के गलत कामों का अगर कोई विरोध करेगा तो उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, देशद्रोही
कहा जा रहा है, इतनी बातें हो रही है इस देश में, तो गलत है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सत्ता में चोर होकर देशवासियों को नर्क में झोंकने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सरकार में नहीं आएगी। 150 से ज़्यादा सीटें इनकी देश में नहीं आने वाली। चुनावी माहौल को देखते हुए लोगों को कुछ जागरूकता संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहेंगे। धन बल वाले नेताओं को तो सबने देखा है। हम भी छोटे मोटे पदों पर रहकर, चाहे पार्षद के पद पर रहे, चाहे सामाजिक संगठनों में काम किया, हमने भी क्षेत्र में, इस इलाके में, स्टेट में सेवाएं दी है। तो हमारी अपील है कि भागीरथी चौधरी आज, जैसे 20 अप्रैल है आज पूरे 5 साल में भागीरथी चौधरी आज स्वागत करवाने आए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से। इससे पहले 2014 में आए थे, नहीं 2014 में, सॉरी 2019 में आए थे। 2019 में आए थे और बीच में 5 साल कहीं भी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी नजर नहीं आए। ना इन्होंने एक ढेले का काम केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में किया, कहीं भी कोई पत्थर भी नहीं लगाया इन्होंने। तो काम किया होगा तो पत्थर लगेगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए तो सांसद था ही नहीं केकड़ी में कि भाई केकड़ी से सांसद चुना हुआ है। तो आज पूरे 5 साल के बाद ये वापस स्वागत करवाने आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो उनके स्वागत में इस तरह आतुर है जैसे कि इन्होंने दिन और रात इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिकों की सेवा में बिता दी हो। सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता भी सबक सिखाने को तैयार है, आतुर है। चुनाव आगे हैं, वोट तो उन्हीं को देना है। हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट नहीं दिलाएंगे जनता से, वोट तो जनता को ही देना है। और जो 5 साल में अब आए हैं, वापस आए हैं तो चुनाव के लिए आए हैं। कभी किसी के दुख दर्द में नहीं आए, किसी के आड़े नहीं आए। कभी कोई धरना प्रदर्शन या किसी की मांग थी, जायज मांगों पर कभी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। तो भागीरथी चौधरी आज सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों के लिए यहाँ आए हैं और इनका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहेगा।